Hey guys, here's me Aksakyani and I'm here to bang your mind. The topic which I am going to present today is related to sci-fi fiction. So, without any further delay, let's come to it over today's video. But before this, if you have not subscribed to my channel, do it so that you can get my every new upcoming video. Let's move on. The first question is about its title significance. The word processor of God. अब ये जो टाइटल है वो बेसिकली इन्फर कर रहा है डायलेमा ऑफ मैन या ह्यूमन कि पार्टिकुलरली सिर्फ रिचर्ड जो कि प्रोटेगनिस्ट ऑफ द स्टोरी है उसी से कंसर्न नहीं है, बल्कि ये थ्रू आउट ह्यूमन बीइंग्स की जो पर्सनालिटी के डार्क एस्पेक्ट है उससे रिलेटेड है, जो कि ह्यूमन की सेल्फिशनेस को शो कर रहा है। और इसके अलावा इसमें बताया गया है कि ह्यूमन जो है वो किस कदर सेल्फ ओरिएंटेड है। ह्यूमंस लस्ट और करप्शन ऑफ मैनकाइंड का भी इसमें ज़िक्र किया गया है। बताया गया है कि इंसान अपनी जो डिज़ायर हैं उनकी फुलफिलमेंट के लिए वो अपनी मॉरल और थियोलॉजिकल या रिलीजन जो वैल्यू होता है इवन उनको भी सेक्रीफाइस कर देता है और उन पे भी कंप्रोमाइज़ कर देता है। और इसके अलावा इसमें और ये कि साइंस और टेक्नोलॉजी पे रिले करके ह्यूमन कैसे गॉड्स की जो पावर है उनको डिफे कर देता है या उनसे इनकार कर देता है। और ये बेसिकली डायलेमा ऑफ ह्यूमन बींग्स हैं। वर्ड प्रोसेसर जो कि एक मैन मेड क्रिएशन है और ह्यूमंस के साथ एसोसिएट करता है, उसको किस तरह से जेक्सटापोज किया गया है गॉड्स के साथ। नाउ व्हाट इज़ जेक्सटापोज? जब हम ह्यूमन क्वालिटीज़ को ट्रांसफ़र कर देते हैं टूवर्ड नॉन ह्यूमन बींग्स, दिस इज़ कॉल्ड जेक्सटापोज। और इसमें गॉड की क्वालिटीज़ को ट्रांसफ़र कर दिया गया है टूवर्ड गैजेट्स और मशीन्स। जैसा कि रिचर्ड उस मशीन को मैजिक ड्रीम मशीन कंसिडर करके उसको अल्टीमेट ऑफ गॉड कहता है। मैजिक ड्रीम मशीन या वर्ड प्रोसेसर जो है वो स्टैंड कर रहा है ह्यूमंस डिज़ायर के लिए। और हम देखते हैं कि जो ह्यूमन की हिडन डिज़ायर्स होती हैं जो कि उसके अनकॉन्शियस का पार्ट होती हैं और ऑप्रेस्ड होती हैं, वो सम टाइम हमारे सामने लिटरेचर के फॉर्म में आती हैं। और हम देखते हैं कि स्टीफन किंग जो है वो किस तरह से ह्यूमन की जो हिडन डिज़ायर और अनसेड वर्ड्स हैं उनका माउथ पीस बना इन द फॉर्म ऑफ वर्ड प्रोसेसर ऑफ गॉड। जो ह्यूमन की हिडन डिज़ायर्स हैं वो क्या है कि वो अपनी डेस्टिनी को खुद लिखे, अपने फ्यूचर्स के बारे में जो है वो डिसीजन खुद ले सके, अपनी लाइफ को खुद कंट्रोल कर सके और अपने फेथ का मास्टर बन जाए, जो कि ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। और अगर इसकी कोई पॉसिबिलिटी होती तो हम इसमें देख सकते हैं, इसमें हमें डिफरेंट एविडेंस और स्टांसेस मिलते हैं कि किस तरह से रिचर्ड जो है वो किस हद तक सेल्फिश होकर ख़ुद अपने बारे में सोचता है, अपने अलावा किसी की लाइफ से कंसर्न नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल वो अपनी सेल्फिशनेस के लिए अपने सन और अपनी वाइफ जो हैं उनको अपनी लाइफ से डिलीट कर देता है और अपने भाई से रिवेंज लेने के लिए और अपनी जो डिज़ायर्स हैं उनको फुलफ़िल करने के लिए वो बेलिंडा से शादी कर लेता है। और जो उसका ब्रिलियंट एक सन होता है जॉनथन, उसको अपना सन के तौर पर इस दुनिया में वापस ले आता है। अब हम अगर इसे दूसरी टर्म में इंटरप्रेट करने की कोशिश करें तो हम देखते हैं जॉनथन जो कि नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ टेक्नोलॉजी को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो रिचर्ड के साथ जो कुछ हुआ या उसने जो भी डिसीजन मेकिंग की उन सब का रिस्पॉन्सिबल है। क्योंकि हम देखते हैं कि जो रिचर्ड है उसका जो रिस्पॉन्स था उस टेक्नोलॉजी या गैजेट को लेके वो नेचुरल था। अगर हम सब में से भी किसी के पास वो गॉड लाइक पावर से रिलेटेड जो है वो मशीन्स या गैजेट होता तो हमारी भी जो डिज़ायर्स हैं हम भी उन्हें फुलफ़िल करने की कोशिश करते बीइंग ह्यूमंस। और हम देखते हैं कि वो रिचर्ड जो है वो मेडियोकर या ऑर्डिनरी आम सा आदमी है जिसको जॉनथन यूज़ करता है ताकि वो उसको दोबारा से अपनी लाइफ में वापस ले आए। जॉनथन ये बात बहुत अच्छे से जानता है कि रिचर्ड की फीलिंग्स उसकी मदर को लेकर और उससे रिलेटेड कैसी थी। अब जॉनथन जो कि बहुत एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और बहुत ब्रिलियंट एक्सेप्शनल चाइल्ड था, इसीलिए उसने टेक्नोलॉजी को अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए उसको यूज़ किया और उससे एडवांटेज लिया ताकि वो अपने अब्यूसिव फादर से छुटकारा हासिल कर सके
और मोस्ट प्रोबेबली ऐसा भी हो सकता है कि उसने खुद अपने फादर की जो डेथ है उसको उस डिवाइस पे राइट किया हो, और जिस तरह से वो अपने जो अंकल हैं रिचर्ड, उनको बार बार वो डिवाइस देने पर या लेने पर उनको बहुत ज़्यादा इंसिस्ट कर रहा होता है, ये बात इन्फर करती है कि मे बी उसने अपनी जो डेथ है उसको भी खुद डिज़ाइन किया हो, क्योंकि उसे इस बात का यकीन था कि उसके जो अंकल हैं रिचर्ड वो दोबारा से उसको उसकी लाइफ में वापस ले आएंगे। लाइफ में दोबारा आने के बाद उसका जो मशीन से रिलेटेड रिएक्शन या कमेंट है वो इस बात को अफर्म करता है। लाइकवाइज, आई विल कैनिबलाइज एनी थिंग वर्थ कैनिबलाइजिंग आउट ऑफ दैट थिंग टुमारो। मैं कल इस चीज़ में से किसी भी चीज़ को मारने के काबिल बना दूंगा। ये कमेंट वो उस मशीन से रिलेटेड दे रहा था, जो कि इस बात को सजेस्ट करती है कि मे बी उसमें इतनी पावर थी कि वो लाइफ जो है वो ले भी सके लोगों की और लाइफ उनको दोबारा से दे भी सके। हाउएवर इसके अलावा भी इसके बहुत ज़्यादा जो काउंटलेस इंटरप्रिटेशंस हैं, क्योंकि इसकी जो एंडिंग है वो एक तरह से ओपन एंडिंग है, लेकिन जो फैक्ट है वो बिल्कुल यही रहता है कि जो पावर ऑफ गॉड जब ह्यूमंस के हैंड्स में आ जाएगी, या हम सपोजली देखते हैं कि वो जब ह्यूमंस के हैंड में आई तो वो उसने क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेस हुए कि उसने कुछ प्रोड्यूस नहीं किया रादर देन ईवल्स, बुराइयों के सिवा। अपनी लाइफ में से कुछ सर्टेन चीज़ों की रिडक्शनिज़म कर देता है या रिड्यूस कर देता है, जिसमें नंबर फर्स्ट पे है उसकी अपनी ही फैमिली, और वो अपनी फैमिली को गुड और बेटर पर्सन बनाने के बजाय उनको अपनी लाइफ से डिलीट ही कर देता है, जो कि शो कर रही हैं करप्शन ऑफ मैनकाइंड। द सेकंड इज़ द मॉरल एंड थियोलॉजिकल वैल्यू। हम देखते हैं कि वो कैसे अपने रिलीजन और अपनी इखलाकियात जो हैं उन सब को डिनाइड कर देता है। एंड थर्ड वन इज़ सैनिटी, और इसके थ्रू स्टीफन किंग हमें जो है वो मैसेज देना चाहते हैं कि जब ह्यूमन के पास कोई टेक्नोलॉजी की तरह की अगर कोई पावर आ जाए उसके हाथ में, तो वो किस कदर जो है वो इंसेन या पागल हो जा सकता है। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि जो वर्ड प्रोसेसर ऑफ गॉड में जो आइडिया दिया गया है, आइदर इट्स रियल और इट्स मेयर फैंटेसी, या सिर्फ ये एक एक्सेसिव इमेजिनेशन है जो कि हमारे माइंड में एग्जिस्ट करती है, इट्स अ रियलिटी। सो हम देखते हैं कि जो स्टीफन किंग जो कि राइटर हैं इस स्टोरी के, वो फर्स्ट राइटर थे जिन्होंने इमेजिन की एक राइटिंग डिवाइस जिनको उन्होंने मैजिक ड्रीम मशीन का नाम दिया, और ये ऐसी डिवाइस थी जो कि रियलिटी को अल्टर करने की या चेंज करने की कैपेबिलिटी रखती थी। इसीलिए जो स्टोरी है वर्ड प्रोसेसर ऑफ गॉड, ये बेसिकली ब्लेंड है टेक्नोलॉजी का और मैजिकल एलिमेंट्स का, और ये मैजिकल एलिमेंट्स जो हैं ये कंसर्न होते हैं फैंटेसी से। और बेसिकली ये जो होल स्टोरी है ये कंसर्न होती है कि वर्ड प्रोसेसर ऑफ गॉड को उन्होंने किस तरह से यूटिलाइज़ किया। बेसिकली रिचर्ड हैगस्ट्रम ने, जो कि इसका प्रोटैगनिस्ट है, जिसने अपनी रियलिटी को और अपनी लाइफ को अल्टर करने की कोशिश की और अपनी डिज़ायर्स को फुलफिलमेंट करने की कोशिश की थ्रू दैट मैजिक मशीन। फॉर इंस्टेंस वो अपनी लाइफ में से जो सर्टेन करेक्टर्स होते हैं उनको रिप्लेस कर देता है और लोगों को उनकी लाइफ में दोबारा से लेके आ जाता है थ्रू टाइपिंग इट ऑन द वर्ड प्रोसेसर। बेसिकली ये जो इसका मेजर मोटिव या आइडिया है वो ये है कि वर्ड प्रोसेसर ऑफ गॉड के थ्रू लोग जो हैं वो कैसे टेक्नोलॉजी की बदौलत अपनी लाइफ को, रियलिटी को चेंज करके इम्पॉसिबल थिंग्स को पॉसिबल करने की कोशिश करते हैं। इस वर्ल्ड को एक यूटोपियन वर्ल्ड जो है वो कंसीडर करते हैं। यूटोपियन वर्ल्ड बेसिकली हमारे पास एक आइडियल वर्ल्ड होती है जस्ट लाइक हेवन, जिसका जो कॉन्सेप्ट है वो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता। ये ऐसी सोसाइटी होती है जहाँ पे जस्टिस, पीस होता है और हर एक चीज़ बैलेंस्ड वे में होती है, कोई किसी किस्म की डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती, विच इज़ इम्पॉसिबल। फॉर इंस्टेंस रिचर्ड हैगस्ट्रम जो है वो अपने भाई से जेलस होता है और उसकी ये डिज़ायर होती है कि वो उसको कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले जिसके थ्रू वो रियलिटी को अल्टर कर सके, और वो उस वर्ड प्रोसेसर के थ्रू अपनी रियलिटी को अल्टर कर देता है ताकि वो अपनी लाइफ को मोर बेटर और कंफर्टेबल प्लेस ऑफ लिविंग जो है वो बना सके, और वो अपनी लाइफ को प्लेयरेबल बनाता है। अपनी लाइफ में से सर्टेन जो करेक्टर्स होते हैं उनको रिप्लेस कर देता है, जैसे कि उसकी सेल्फिश और रूड वाइफ जो होती है उसको डिसओबीडियंट जो होता है उसका सन सीथ,
उसको रिप्लेस कर देता है अपने जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंट जो नेप्यू होता है जॉनथन उसके साथ, और अपनी वाइफ को उसकी मदर के साथ भी रिप्लेस कर देता है। अब ये जो हमारे पास आइडिया है वर्ड प्रोसेसर ऑफ गॉड का, ये हमारे पास एक फैंटेसी है, ये रियलिटी नहीं है, क्योंकि फैंटेसी जो होती है उसमें बहुत एक्सेसिव इमेजिनेशन होते हैं, और इसमें हम देखते हैं कि लोग जो हैं वो बिलीव करते हैं कि वो टेक्नोलॉजी की मदद से चीज़ जो है वो अचीव कर सकते हैं और अपनी लाइफ को बेटर वे से जो है वो स्पेंड कर सकते हैं इन अ कंफर्टेबल वे। हाउएवर जब लोग जो हैं वो टेक्नोलॉजी को अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए यूज़ करते हैं, देन दे बिकम स्लेव ऑफ देयर ओन डिज़ायर्स। वो अपनी ही ख्वाहिशात के ग़ुलाम बन जाते हैं और अपनी लाइफ को बेटर और कंफर्टेबल बनाने के बजाय वो अपनी लाइफ को मज़ीद कम्प्लेक्स बना देते हैं। जैसे कि साइंस और टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट की वजह से ह्यूमंस ने जो हैं वो कुछ डेडली वेपन्स जो हैं वो क्रिएट किए हैं, जो कि हमारी लाइफ को बेटर बनाने के लिए उसके जो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस देखे जा सकते हैं, और उसकी वजह से जो ह्यूमंस की लाइफ है वो मोर मिजरेबल हो गई। लेकिन इसके साथ साथ ये बात भी एविडेंट है कि ये टेक्नोलॉजी नहीं है जो कि हमारी लाइफ को वर्स बना देती है, बल्कि ये यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी है जो कि हमारी लाइफ को मज़ीद जो है वो कॉम्प्लिकेटेड और कम्प्लेक्सिटिव बना देता है। और जब ये टेक्नोलॉजी जो है वो लोगों को एक चांस देती है, इनको प्रोवाइड करती है उनकी बेटरमेंट के लिए, तो वो उसको अपने पर्सनल इंटरेस्ट और बेनिफिट के लिए यूज़ करते हैं इन अ नेगेटिव वे, जो कि रिचर्ड के करेक्टर के थ्रू इसमें एविडेंट है थ्रू आउट द स्टोरी। यही वजह है कि लोग जो हैं वो टेक्नोलॉजी की मदद से इसके कि इस दुनिया को यूटोपियन वर्ल्ड में चेंज कर सकें, वो इंस्टेड उसको अल्टर कर देते हैं डिस्टोपियन वर्ल्ड में, जहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन होती है, राइट्स को वायलेट किया जाता है और केओस ही केओस होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो है स्टोरी ये एक सिर्फ मेयर फैंटेसी है और रियलिटी नहीं है, क्योंकि ये जो है ये यूनिवर्सली और प्रैक्टिकली तौर पे एप्लीकेबल नहीं है इस वर्ल्ड में, क्योंकि ह्यूमंस के लिए कुछ एक ख़ास सर्टेन उनकी रूल्स एंड रेगुलेशंस और कुछ ख़ास उनकी लिमिटेशंस होती हैं जो कि उनकी लाइफ जो है वो स्पेंड करने के लिए नेसेसरी होती हैं। इसलिए ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि वो अल्टर कर सके ह्यूमन्स रियलिटी को। सो इट्स अ mere fantasy. The last question is how Richard is husband to an indifferent wife and a father to a ungrateful teenager boy, and how does the word processor change his life. हैंगस्ट्रम बेसिकली एक नॉवलिस्ट होता है बाय प्रोफेशन, और उसकी जो प्रोफेशनल लाइफ होती है अच्छी नहीं गुजर रही होती। वो अपने प्रोफेशन के थ्रू मनी जो है वो अर्न करना चाहता है और वो स्ट्रगल भी करता है, लेकिन वो सब जो है वो बेकार जाता है, और वो अपने एक सन सीत के साथ और अपनी वाइफ लीना के साथ रहता है। और वो जो है वो इसके अलावा जो बिलीवर्ड उसकी सिस्टर इन लव बिलिंडा और उसका नेपी और उसका एक जो एल्डर ब्रदर होता है, ये सारे इसके मेजर कैरेक्टर हैं। उसके ब्रदर जो होता है और उसकी जो फैमिली होती है वो सारे एक कार एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो जाती है। रिचर्ड जो है वो बेसिकली एक इल फेटेड पर्सन है, क्योंकि वो अपने आप को एक इल फेटेड पर्सन जो है वो कंसिडर करता है, क्योंकि वो लॉन्ग करता है या तरसता है एक हैप्पी मैरिज लाइफ के लिए और बहुत से पैसों के लिए, लेकिन वो उसे अपनी लाइफ में नहीं मिल रहे होते। अब वो चाहता है कि वो एक हैप्पी लाइफ स्पेंड करे उसकी जो सिस्टर इन लॉ होती है बेलिंडा उसके साथ, और जो कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड होती है, और उन दोनों का रिलेशनशिप ख़त्म हो जाता है क्योंकि उसका जो भाई होता है एल्डर ब्रदर, वो उसको अलाउ नहीं करता कि के साथ शादी कर ले, और उसके कुछ अरसे के बाद ही उसका जो एल्डर ब्रदर है वो बिलिंडा के साथ शादी कर लेता है। और ये चीज़ शो करती है कि रिचर्ड जो है वो किस कदर एक बुज़दिल इंसान था, और उसमें इतनी करेज नहीं थी कि वो फ़ाइट कर सके अपने लव के लिए, और वो अपने लव को जो है वो लॉस कर देता है, और इसकी जो अपनी मैरिज लाइफ होती है वो फेलियर का शिकार होती है। अब जो उसकी वाइफ होती है लिंडा, वो बहुत ही वर्बली एब्यूसिव पर्सन होती है, मतलब वो वर्बली बोल बोल के उसको एब्यूज़ करती है, और उन दोनों के दरमियान कोई लव रिलेशनशिप नहीं होता। वो अपना ज़्यादातर जो टाइम है वो नावल पढ़ने में, जो रोमांटिक नावल्स होते हैं उनकी रीडिंग में जो है वो स्पेंड कर देती है,
और वो बहुत यूज़लेस सॉर्ट ऑफ पर्सन होती है और वो हर टाइम आइडल बैठी रहती है, लेकिन उसमें ये गट्स होते हैं कि वो रिचर्ड को क्रिटिसाइज़ कर सके, क्योंकि वो उसे क्रिटिसाइज़ करती है और वो उसे कहती है कि कोई तुम इस तरह की चीज़ क्यों नहीं लिखते जिसकी वजह से तुम नोबेल प्राइज़ जो है वो विन कर सको। Why don't you write a Nobel Prize winning short story or something? इसके अलावा उसका जो एक टीनेजर सन होता है सीत, वो भी बहुत अनोइंग किस्म का और यूज़लेस पर्सन होता है और वो अपने फादर जो है उसके वर्ड्स को इतने हीड नहीं देता, वो इतनी अटेंशन नहीं देता और वो उसकी हेल्प भी नहीं करता। जब उसका फादर उसको कॉल करता है हेल्प के लिए तो वो रिफ्यूज़ कर देता है और वो ज़्यादातर टाइम जो है वो गिटार बजाने में गुजार देता है या अपने फ्रेंड के साथ हैंग आउट करता रहता है। वो एज अ सन तो अपनी ड्यूटीज़ जो है वो फुलफ़िल नहीं करता, बल्कि वो अपने फादर से जो है वो ये ज़रूर एक्सपेक्ट करता है कि वो उसके लिए एज अ मनी बैंक के तौर पे काम करे। इसी वजह से रिचर्ड जो है वो उन दोनों से बहुत ज़्यादा तंग आ जाता है। लेकिन जब उसका नेफ्यू जॉनथन उसको एक ड्रीम लाइक मशीन देता है, एक गैजेट देता है, उसके लिए एक होप के तौर पे काम करती है वो मशीन, क्योंकि उस गैजेट या मशीन में इतनी पावर होती है कि वो उसकी लाइफ को अल्टर कर सके और उसकी जो विशेस हैं उसको फुलफ़िल कर सके और दोबारा से अपनी एक जो मैरिटल लाइफ है वो दोबारा से इंजॉय कर सके बेलिंडा के साथ, और बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो मनी है वो भी उन मशीन से डिमांड कर सके। इसी वजह से जब भी वो कोई चीज़ उस स्क्रीन पे लिखता था उसकी गैजेट की, तो वो जो है वो बटन प्रेस करते ही उसके सामने रियलिटी में आ जाती थी। जैसा कि हम देखते हैं कि वो सबसे पहले टाइप करता है माई वाइफ्स पोर्ट्रेट इज़ ऑन द बुक केस इन द स्टडी, और वो जब डिलीट का बटन जो प्रेस करता है और वो जाके देखता है तो वो पिक्चर वहाँ से वाकई ही गायब हो जाती है। उसके बाद वो दोबारा से उस पर टाइप करता है $12-20 गोल्ड पिक्स इन अ स्मॉल कॉटन सैक, और अगेन वैसे ही एक सैक में उसके पास $12-20 जो हैं वो उसकी अमाउंट आ जाती है। और देन आफ्टरवर्ड वो जो अपने सीत जो उसका सन होता है उसको अपनी लाइफ से डिलीट करता है, और इसके बाद उसकी जो मदर होती है लिंडा, उनको भी डिलीट कर देता है और रिमूव का बटन जो है वो क्लिक कर देता है। और एट द एंड जो है वो उस पर टाइप करता है आई एम द मैन हु लिव्ड अलोन, और उसके बाद फर्दर वो ये भी वहाँ पे टाइप कर देता है एक्सेप्ट फॉर माई वाइफ बेलिंडा एंड सन जॉनथन, मैं वो इंसान हूँ जो कि यहाँ अकेला रहता हूँ सिवाय अपनी बीवी बेलिंडा के और सन जॉनथन के। और जैसे ही वो एग्जीक्यूट का बटन जो है उसको हिट करता है तो वो एक्शन के लिए ओवरलोड करना कंप्यूटर जो है वो स्टार्ट कर देता है और जो कंप्यूटर है वो एक्सप्लॉइट हो जाता है। और जो एंड होता है उस सीन में ये दिखाया गया है कि जो रिचर्ड होता है वो एक रूम में बैठा होता है और जॉनथन जो होता है वो उससे अपोलोजाइज़ कर रहा होता है कि उसने जो मशीन में फैकल्टी पार्ट्स जो हैं वो यूज़ किए होते हैं उसकी बिना पर। और ये सब इंस्टांसेस से हमें पता लगता है कि वो उसकी जितनी भी विशेस थी वो कैसे ट्रू हुई उस मशीन की वजह से। और अब हम देखते हैं कि रिचर्ड ने वो सब चीज़ें तो हासिल कर ली जो कि वो अपनी लाइफ में हासिल करना चाहता था, लेकिन इसके साथ साथ उसने अपनी मॉरलिटी और ह्यूमैनिटी जो थी वो हमेशा के लिए लॉस्ट कर दी थी। और इसके अलावा उसने जो नेचर की और ह्यूमन जो वैल्यूज़ होती हैं और लिमिटेशंस होती हैं उनको भी क्रॉस कर दिया था। And so we can say that too much faith in technology will bring nothing but destruction to humanity. And I hope you understand this. If you have any sort of query or questions, you can freely ask me in the comment section given below. Take a good care about yourself. Allah Hafiz.